चलिए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं महंगाई को लेकर। आखिर हर साल चीजों का दाम बढ़ क्यों जाता है? क्या होती है महंगाई? क्या इसका रहना जरूरी है? कितना अच्छा होता ना कि अगर महंगाई जीरो हो जाती। महंगाई से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में जानते हैं और समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, जब महंगाई की बात चली रही है तो पेट्रोल का नाम कैसे ना लिया जाए। आज पूरा देश परेशान है, तो वो है पेट्रोल। अगर डेटा की बात करें तो 2007 में पेट्रोल के दाम कुछ 42 रुपए के आसपास था। आज पेट्रोल के प्राइसेस 88 से 100 रुपए के आसपास है, यानी डबल से भी ज्यादा। सब्जी से लेकर राशन तक, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फुटवेयर तक, घर से लेकर गाड़ी तक, सभी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। लेकिन करता है, क्या गवर्नमेंट अपने आप इस रेट को बढ़ाती या घटाती है? नहीं। महंगाई या इन्फ्लेशन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला, राइज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। मान लीजिए वेदर के कारण किसी साल फसल खराब हुई, तो इससे क्या होगा? फसल कम उगेगी, यानी फसल का दाम बढ़ जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लगेगा और प्रॉफिट में रहने के लिए वो चीजों के दाम बढ़ाएगा। इससे महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, इंक्रीज इन सैलरी। दोस्तों, जब आप लोगों की सैलरी बढ़ती है, यानी अप्रेजल होता है, तो सरकार या कॉर्पोरेट्स को प्रॉफिट में रहने के लिए अपनी चीजों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजंस है इन्फ्लेशन के। तीसरा, डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों, अगर प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगर आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना चाहेंगे। अगर वो सामान की सप्लाई कम है तो उस सामान का प्राइस भी हाई होगा, यानी आपको अपनी परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। इसका पूरा मतलब यह है कि महंगाई बढ़ जाएगी। चौथा, करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका यह मतलब है दोस्तों कि आपके देश की करेंसी का नील या फिर बहुत कम वैल्यू रह जाना। इससे हाइपर इन्फ्लेशन का भी खतरा बना रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेनेजुएला। दोस्तों, ये तो थी रीजंस की बात। अब समझते हैं क्या होगा अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई 0% हो जाए। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन 0% हो जाता है, इससे लोगों का सैलरी बढ़ना बंद हो जाएगा। लोग कम खर्चा करने लगेंगे, ये सोच के कि 2-3 साल और रुक जाएंगे तो उस चीज का प्राइस और कम हो जाएगा, जिससे लोग खरीदना कम कर देंगे, यानी डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होने से चीजों की प्रोडक्शन उतनी कम होगी, यानी सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे बिजनेसेस लॉस में जाएंगे। बिजनेसेस जैसे ही लॉस में जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे इनफैक्ट पॉवर्टी रेशियो भी बढ़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन 0% होता है, इसका मतलब कंट्री पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कितनी होनी चाहिए इन्फ्लेशन? अगर वर्ल्ड इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो एक डेवलप्ड कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 2% से 3% के बीच आना चाहिए। इंडिया के हिसाब से उसकी इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच मेंटेन होना चाहिए। आज के हिसाब से इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5.03 से 5.5% के बीच है। तो इसे रेगुलेट कौन करता है? किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन रेगुलेशन उसकी सेंट्रल बैंक करती है, यानी इंडिया के लिए इन्फ्लेशन रेगुलेशन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन को बढ़ाने या घटाने के लिए आरबीआई अपने रेपो रेट्स को घटाती या बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन घटाना है तो वो अपने रेपो रेट्स को बढ़ा देती है। दोस्तों, इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री का जीडीपी और परचेजिंग पावर भी तय करती है, और इसीलिए एक आम आदमी होने के नाते आपको महंगाई से पता होना जरूरी है।